बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शरीफ खानदान पर अब की बार जुमा नहीं जुमेरात भारी पड़ चुकी है। नवाज शरीफ कानून के मुताबिक अदालत के सामने सरेंडर करें तब उनकी सुनी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। उसने इस तरह से बदला है रवैया अपना, पूछना पड़ता है हर वक्त तुम ही हो ना दोस्त। नवाज शरीफ बिला वजह बैरून मुल्क मुकीम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं, क्योंकि इन हालात में इसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसले को अवाम की फतह करार दे दिया है। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स वो 4 अपार्टमेंट्स हैं जो मेफेयर के इलाके में लंदन में हैं और जिसमें नवाज शरीफ अब भी मुकीम है। इन अपार्टमेंट्स का तज़किरा सबसे पहले 2016 में जब पनामा का स्कैंडल ब्रेक हुआ था उस वक्त हमारे सामने आया और वो मशहूर मरियम नवाज की लाइन के मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो सामने आई। और उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद ये जो मुकदमा है ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 9 महीने चला और इसमें जो हमारी एहतसाब अदालत है उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने जो हल्फनामा जमा कराया वो भी जाली था। तो इस मुकदमे में उनको एहतसाब की अदालत ने 10 साल की कैद दी और मरियम नवाज को 7 साल की कैद दी और कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा दी। उसके खिलाफ अपील जो फाइल हुई और नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से फरार हो गए और जैसे फरार हुए वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है और हम शुरू से जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। ये जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे ये हुदैबिया के ज़रिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्डर किया गया था, ये वो पैसा था जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे और हुदैबिया का केस पहले बंद कर दिया गया। लेकिन बहरहाल इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है और मरियम नवाज यहाँ पर हैं। अब उनकी अपील मेरिट के ऊपर चलेगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस मुकदमे में मुकम्मल इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ होगा और पाकिस्तान के लोग देख सकेंगे कि जब ये जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो जेलों के पीछे होंगे और ये जो इंसाफ के तकाजे हैं ये पूरे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ अल अजीजिया और हिल मेटल के असल मालिक साबित हुए हैं, जबकि वो असासों के लिए जायज ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकला ने फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने महफूज फैसला आज सुना दिया है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। अदालत 6 जुलाई को अपीलों पर समाअत करेगी। गुज़श्ता रोज लाहौर में मासूम जानों से खेलने वाला दरिंदा शिकंजे में आ गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से सिक्योरिटी इदारों को मुल्क दुश्मन साजिशों तक रसाई हो गई है। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक पीटर पॉल डेविड को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, जो कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पीटर पॉल डेविड दुबई से पाकिस्तान आया था, जहां उसने इब्तिदा में अपनी रिहाइश कराची में रखी और फिर कुछ अरसा गुजरांवाला में मुकीम रहा। सिर्फ एक दिन में हमारे सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि पुलिस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। जौहर टाउन के कल वाक़े में पंजाब पुलिस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुल्ज़िमों के बड़े करीब हैं और पंजाब पुलिस जल्द इन मुल्ज़िमों को कानून की हिरासत में लेके अच्छी खबर सुनाएगी कौम को। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, पाकिस्तान कभी अंडर प्रेशर नहीं आएगा।
और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमने 86% जो है वो फेंसिंग कर दी है। ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई है। अफगान बॉर्डर की फेंसिंग इसी 1-1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी और ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग जो है, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, वो इस साल तक मुकम्मल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी वाजे किया है कि पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा और अफगानिस्तान बॉर्डर पर 86% और ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं, क्राइम बीट करते हैं जाबिर वकास साहब। जाबिर साहब, कहिएगा, जौहर टाउन हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, इस अहम पेशरफ्त के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हसास अदारों ने गुज़श्ता रात जो है वो इस हवाले से जियो फेंसिंग की थी और कॉल रिकॉर्ड जो है वो निकलवाया था उस इलाके का जहां पर ये गाड़ी आई थी और उसके इर्द गिर्द का जितना इलाका था वहां की जियो फेंसिंग के दौरान जो है वो गाड़ी के तमाम तर मामला को देखने के बाद और गाड़ी को ट्रेस करने के बाद उसके बाद जो कॉल रिकॉर्ड ट्रेस की गई थी तो वो जो इशारा था वो 3 लोगों की तरफ था। फिर उन 3 लोगों के खिलाफ थी जो है वो नाम तो नहीं लिए गए थे, लेकिन 3 लोगों के बारे में FIR दर्ज की गई थी CTD में। उसके बाद ये हुआ कि जो पॉल था, डेविड जो है, ये असल में रात को गुजरांवाला से लाहौर पहुंचा और लाहौर से फ्लाइट लेकर ये कराची पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो इस दौरान जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही ये ऑपरेशन हुआ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसको जो है वो वहां से हिरासत में लिया गया और नामालूम मुकाम की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो हमारे जराइन ने ये बताया हमें कि तफ्तीश के दौरान जो है वो इस बात की तरफ जो है वो साबित हो गया कि डेविड पॉल जो है यही वो मरकजी माइंड मास्टर है इसका, जो कि मास्टर माइंड है, जो कि जिसने इस गाड़ी को बरूद से तैयार करवाया और इस गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर जो है वो ये बरूद रखवाया गया। और ये गाड़ी जो है वो सुबह बाबू साहब और नाका जो है वो 9:48 के ऊपर नीचे जो टाइम था उस दौरान वहां से क्रॉस हुई और उस दौरान एक तस्वीर भी सामने आई है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बना है CTD के, कि एक गाड़ी को वहीं पर रोका गया था, इस करोला गाड़ी को। उस करेला गाड़ी को जब रोका गया तो उस दौरान जो वहां पे तलाशी लेने वाले एहलकार थे उन्होंने वो उनकी जो दस्तावेजात थी वो चेक की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसमें से वो सुराग लगाने में नाकाम रहे। चेकिंग करने के बावजूद, कागजात देखने के बावजूद अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि इसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद है। ये सरासर नाअहली है। हम इसे तस्लीम करें या ना करें, इसे सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद समझा जाए या इसे बेहतरी के लिए कुछ अल्फाज समझे जाएं, सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, ये नाअहली का सेहरा किसके सर सजेगा? देखिए, इस नाअहली का सेहरा जो है वो यकीनन यहाँ पे जो नाकाजात के अफसर हैं, जो इनके इंचार्ज थे, उनके ऊपर आता है और फिर उनको तैनात करने वालों पे आता है कि उन्होंने कैसे अफराद जो हैं वो यहाँ पे लगाए हैं कि जो इसकी कैपेबल ही नहीं है कि वो यहाँ पर इस चीज को मॉनिटर कर सके और इस चीज के बारे में चेकिंग कर सके। कागजात चेक करना जो है वो आम पुलिस जो है वो घूमने फिरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भी चेक करके छोड़ देती है, लेकिन एक गाड़ी जो है जिसके अंदर से कई जगह ऐसी हैं जहां पे बम लगाया जा सकता है, बारूदी मवाद छुपाया जा सकता है, बसें आनी होती हैं, ट्रक आने होते हैं इस जगह से, तो वहां पे कैसे चेक किया जाए, इसके साइंटिफिक बुनियादों पे काम करना चाहिए था। ये अफसराने बाला को भी इस चीज पे सोचना चाहिए और इन तमाम अब जो अहलकार जो तैनात थे इनको CTD ने अपने जो है वो हिरासत में भी ले लिया है और उनको भी तफ्तीश में शामिल किया है कि उन्होंने किस तरह ये वाली नाअहली दिखाई कि उसके बाद जो है वो एक हाई वैल्यू टारगेट घर के पास जो ये गाड़ी पहुंची और ये वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास, आपने वक्त दिया। नाजरीन, बड़ा अहम मामला है जिस पर CTD ने पुलिस एहलकारों को भी तहवील में ले लिया है। आप हैरान होंगे कि जौहर टाउन में ये जो धमाका पेश आया, 9:40 पर गाड़ी बाबू साबू का जो नाका था वहां से गुजरी है और वहां से गुजरने के बाद भी मालूम नहीं हो सका। उनके कागजात चेक किए गए, कागजात चेक करने के बाद भी पता नहीं चलाया जा सका कि इसमें कोई बारूदी मवाद मौजूद है या नहीं है। अभी तक CTD अपनी कार्रवाई कर रही है, तहकीकात जारी हैं, शवाहिद को महफूज किया जा चुका है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। सिक्योरिटी इदारों पर अभी तक ये सवालिया निशान मौजूद है उनकी कारकर्दगी पर कि गाड़ी दाखिल हो रही है, लेकिन आपके एहलकारों को ये मालूम नहीं हो सका कि इसमें कोई बारूदी मवाद है या नहीं है। इस अहम मामले के बाद एक अच्छी खबर भी है और अच्छी खबर PSL के हवाले से है कि PSL अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। PSL 6 का किंग कौन होगा, बादशाह कौन होगा, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका सबको इंतजार था।
कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ साथ छक्कों, चौकों और विकेटें उड़ाती गेंदों के इवेंट का फाइनल शोडाउन मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे को जेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जबकि कप्तान भी ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म है। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू ज़ैबी में PSL 6 का आखिरी मैच शायकीन में सनसनी दौड़ाने लगा है। कौन किसको मात देगा, क्रिकेट दीवाने इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार इकबाल जमील साहब। इकबाल जमील साहब से हम जानेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो जबरदस्त मैच होने जा रहा है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं और PSL के कामयाब इवेंट पर क्या कहना चाहेंगे। इकबाल जमील साहब, कहिएगा, कोरोना SOPs के तहत ये तमाम तर मैचेस हुए, पेशावर ज़ल्मी को देखा जाए, इनके प्लेयर्स को देखा जाए, मुल्तान सुल्तान्स को देखा जाए, तो मुकाबला काफी सख्त नजर आता है। यकीनन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यकीनन मुकाबला बिल्कुल सख्त होगा। लेकिन एक बात यह है कि मुल्तान सुल्तान पहली मर्तबा PSL के किसी फाइनल में खेलेगा और इसका तमाम क्रेडिट मैं उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान को देता हूं कि जो ये यंग कैप्टन है, उनके कैप्टन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कैप्टन तो पेशावर ज़ल्मी के जो वहाब रियाज हैं, उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दोनों खिलाड़ियों की सबसे जो अहम बात है, दे बोथ आर वेरी एग्रेसिव, बहुत ही एग्रेसिव कप्तान होके ये खेल रहे हैं और इनकी जीत के अंदर यही एक बहुत बड़ा कमाल है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी जो है 4 मरतबा PSL के फाइनल खेल चुकी है। डैरन समी उनके कोच हैं और वो लीड कर रहे हैं फ्रंट के साथ। वहाब रियाज भी एग्रेसिव हैं, मोहम्मद रियाज भी एग्रेसिव हैं। आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान जो है बैटिंग ऑर्डर में PSL 6 में अब तक दूसरे नंबर पे है, 470 रन स्कोर किया। दूसरी जानिब वहाब रियाज, दोनों कप्तानों की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। वहाब रियाज नंबर 2 विकेट टेकर है, 18 विकेटें उन्होंने ली हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वादा किया था उसको निभाया और आज फाइनल होने जा रहा है। इसमें तमाम क्रेडिट दूंगा मैं। वीजा की प्रॉब्लम्स थी, कंट्रोवर्सीज थी, ब्रॉडकास्टर्स का आना था। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, इतनी सारी लॉजिस्टिक्स को एक जगह जमा करना, शेड्यूलिंग करना, मेरे ख्याल में ये कारनामे से कम नहीं है। अब ये देखिए कि इतना टाइट शेड्यूल है, अगर अभी ये नहीं होता PSL तो फिर नहीं हो सकता था, इस साल नहीं हो सकता था। इसलिए कल ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के और वेस्ट इंडीज के दौरे पे जा रही है, तो इट वाज अ टाइट शेड्यूल एंड इसके अंदर ये कर दिया है इन्होंने अबू धाबी में, जैसी तैसी भी इन्होंने किया और मेरे ख्याल में इट वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट गया है। अब देखिए कि आज अल्लाह करे कि खैरियत से सब कुछ हो जाए तो यकीनन ये सहरा पाकिस्तान। इकबाल साहब, पेशावर ज़ल्मी के 2 प्लेयर्स उमैद आसिफ और हैदर अली को मुअत्तल किया गया है। पेशावर ज़ल्मी को इससे कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, हैदर अली तो खैर बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़े अनलकी साबित हुए वो। ये मैं बताऊं कि बायो सिक्योर बबल को आपने तोड़ा, एडमिट भी कर लिया, उमैद आसिफ साहब ने भी तोड़ लिया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपको इतनी सारी ट्रेनिंग दी गई, इतनी सहूलत दी गई, आप टीम में खेल रहे हैं और फिर आप 1 दिन 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। मतलब ये तो ट्रेनिंग की बात है। PCB को चाहिए कि प्लेयर्स को ट्रेन करे, खासतौर पे अननोन प्लेयर्स को जो उठ के चले आते हैं, उनकी क्रिकेट अच्छी होती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं होती, तरबियत नहीं होती, तो उनको ये चाहिए था। देखिए हैदर अली को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो दौराए इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भी ड्रॉप कर दिया गया, उनको रिप्लेसमेंट भेज दिया गया। तो मतलब आपने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी को होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है ना, इस वक्त एक फॉर्म में है, मतलब बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। उनके पास जो एक लिटिल बैक कामरान अकमल है, फिर हजरतुल्लाह ज़ई ने जिस अंदाज में बैटिंग की, उनकी कॉन्फिडेंस को बहुत पीक पे लेके गए हैं। और फिर वहाब रियाज की बॉलिंग है, मोहम्मद इरफान की बॉलिंग है। हाँ, मोहम्मद इरफान के मुतालिक मैं ये कहूंगा उनको अपनी फिटनेस लेवल को देखना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को, कि वो बहुत लंबे कद के हैं, फील्ड के अंदर उनको थोड़ा सा दौड़ने में प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन बॉलर वो बड़े अच्छे हैं। फिर शोएब मालिक है, दे हैव गॉट द गुड टर्म्स, गुड टीम। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुल्तान सुल्तान के प्लेयर हैं, शान मसूद है, उनके कप्तान है, रिली रॉसो को भी आज चाहिए परफॉर्मेंस दिखाए। उन्होंने शुरू के 1-2 मैचेस में किया था, उसके बाद वो ही इज नॉट गेटिंग दैट फॉर्म, लेकिन दे हैव गॉट ट्रेमेंडस। और फिर मुल्तान सुल्तान और ये बंच ऑफ वो प्लेयर है जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के फाइनल में पहुंचा है। ऐसे ही नहीं पहुंचा फाइनल में, बड़ी जान मारी है। यानी आज जानदार मुकाबला होने जा रहा है। यकीनन बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला होगा।
मैं बता रहा हूँ, इट इज ए गेम ऑफ एग्रेशन। वहाब रियाज ने अभी एक प्रेस टॉक में कहा है कि इट इज जिसका नर्व्स कंट्रोल होंगे वही टीम जीतेगा। देखिए दोनों टीमें में एक एग्रेशन वाले खिलाड़ी हैं। इमरान ताहिर है एक तरफ जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, फिर वहाब रियाज कप्तान खुद एग्रेसिव हैं, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरे अपना ख्याल है कि वहाब रियाज को थोड़ा सा एज हासिल है, इसलिए कि मोहम्मद रिजवान अभी बहुत यंग है, लेकिन उन्होंने लीडिंग फॉर द फ्रंट किया है और दुनिया को दिखाया है कि जनाब अगर कमिटमेंट हो, अगर टेम्परामेंट हो, तो यू कैन विन द मैचेस। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब जानदार तबसरे के लिए। याद रहे नाजरीन के पेशावर ज़ल्मी ने चौथी बार फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया है, जबकि 2017 में टाइटल भी अपने नाम किया था। फाइनल जीतने वाली टीम को शानदार ट्रॉफी के साथ 7.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम 3 करोड़ की बड़ी रकम की हकदार करार पाएगी। PSL 6 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 30 लाख, बेहतरीन बॉलर, बल्लेबाज और विकेट कीपर को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड के लिए 32 लाख रुपए की रकम रखी गई है। दोनों कप्तानों की जीत पर नजरें हैं, दीवाने भी बेकरार हैं। देखना यह है कि यह मैदान कौन मारेगा। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।